स्वागत करती हूँ दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सुपर टीच में। तो चलिए, महिला पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपका एक पॉइंट है पोषण, यानी एक यूनिट है आपका पोषण। तो चलिए, पोषण में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या है उसके अंदर, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेते हैं। और लास्ट में, इसी वीडियो के लास्ट में आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, वन बाय वन करके सारा डिटेल पढ़ लेते हैं आपके सामने। तो जैसे आप देख रहे हैं, हेडिंग में है पोषण। पोषण में क्या है कि भोजन जीवन की परम आवश्यकता है। प्राचीन काल से ही मानव की उत्सुकता भोजन की खपत तथा शरीर में इसके पाचन एवं प्रभाव जैसे विषयों पर बनी रही, ठीक ना। जिसके परिणाम स्वरूप पोषण विज्ञान, साइंस ऑफ न्यूट्रिशन जिसको कहा जाता है, का जन्म हुआ। लवोशियर यानी लवोशियर को पोषण विज्ञान का पिता माना जाता है। नोटिस कर लीजिए, नोट डाउन करिए कि जो लवोशियर हैं उनको पोषण विज्ञान का पिता माना जाता है, ठीक है। चलिए, नर्सों के लिए इस विषय की जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि रोगियों को स्वस्थ बनाने के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा देना आवश्यक होता है। चलिए, पोषण न्यूट्रिएंट, ठीक है ना, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा कि वे पदार्थ जो हमारे भोजन में मौजूद हैं तथा शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाओं के लिए जिनकी खपत की जाती है उन्हें पोषक कहा जाता है। पोषक पदार्थों में विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जिनको नीचे दिए गए चार्ट के माध्यम से आप आसानी से समझा जा सकता है। चलिए देख लेते हैं। पोषक में आता है विटामिन, वसा, खनिज, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, भोजन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड में देख लेते हैं क्या है कि भोजन में सभी समूहों के पोषक तत्व आवश्यक अनुपातों में पाए जाते हैं। यदि कोई पोषक तत्व अधिक मात्रा में प्रयोग कर लिया जाए अथवा उसकी कमी हो जाए तो शरीर का उपापचय बदल सकता है और विभिन्न प्रकार की असमानताएं पैदा हो सकती है। इसलिए ऐसी स्थिति में बचने के लिए अनेकों भोजन करने की सिफारिश की जाती है। खुराक संबंधी उचित नियोजन से पोषकों की कमी से होने वाले रोगों से बचा जा सकता है। भोजन का वर्गीकरण मुख्यतः दो आधार पर किया जा सकता है। चलिए देख लेते हैं दो आधार क्या हैं। पहला आपका आधार है मूल स्रोतों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बेस्ड ऑन बेसिक सोर्स, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, मूल स्रोतों के आधार पर भोजन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला विभाग है वनस्पति से प्राप्त भोजन। वह भोजन जिसे वनस्पति से प्राप्त कर उपयोग में लाया जाता है, जैसे अनाज, चावल, फल, सब्जियां, शक्कर, तेल, बीज आदि। अगला देख लेते हैं क्या है इसी में। और दूसरा है पशुओं से प्राप्त भोजन। दूसरा क्या है दोस्तों, पशुओं से प्राप्त भोजन, है ना। तो वह भोजन जिसे पशुओं से प्राप्त कर उपयोग में लाया जाता है, जैसे मांस, दूध, दही, संतृप्त वसा, अंडा आदि। अगला क्या है कि रासायनिक रचना एवं स्रोतों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर एंड सोर्स। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। किसी भी संतुलित खुराक में सभी पोषक तत्वों को उचित मात्रा में होना जरूरी है। इनकी शरीर की ज़रूरतों से कम अथवा अधिक मात्रा समस्थिति यानी होमेस्टेसिस में विकार पैदा कर सकती है। इसके बचाव हेतु भोजन के रासायनिक संगठन की जानकारी आवश्यक है, जिसका वर्णन निम्नवत है। आगे देख लेते हैं। जैसे पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट। पहला क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट में क्या है कि कैलोरी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कार्बोहाइड्रेट प्राथमिक स्रोत है, इसलिए इसे ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक संरचना में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले होते हैं। अगला है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सभी प्रकार के शर्करा, शक्कर, शहद, अनाज, दालें, जड़ें और कंद जैसे आलू, अरबी तथा शकरकंदी आदि कार्बोहाइड्रेट के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ने पर कब्ज, भूख में विकार अथवा मोटापा हो जाता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हमारी बॉडी में हो जाती है तो इंसान को भूख में कमी आ जाती है और शरीर का वजन बढ़ने लगता है ना। जबकि इसकी कमी से प्रोटीन का ग्लूकोनियोजेनिस में विघटन, ऊर्जा का कम होना, पाचन प्रणाली पर अतिरिक्त भार तथा कीटोसिस आदि हो सकता है। अगला देख लेते हैं। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के कार्य।
ठीक है, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज इन ह्यूमन बॉडी। तो जैसे पहला पॉइंट हमारा है ऊर्जा की आपूर्ति। ऊतक ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग ग्लूकोज के रूप में किया जाता है। यह दिमाग और नाड़ी ऊतकों के लिए एकमात्र ऊर्जा स्रोत है। ध्यान रखिएगा, एकमात्र ऊर्जा स्रोत है। दूसरा है आवश्यक प्रोटीन बचाना। जब खुराक में कार्बोहाइड्रेट की पर्याप्त आपूर्ति हो जाती है तो शरीर उसका ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग कर लेता है। इससे ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग कर लेता है। इससे संश्लेषण क्रिया के लिए प्रोटीन बच जाती है ना। तीसरा पॉइंट क्या है कि वसा का ऑक्सीडेशन। वसा के ऑक्सीडेशन के लिए कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। जब आहार में कार्बोहाइड्रेट पर प्रतिबंध हो तो वसा का उपापचय तेजी से होता है ना। जब वो तेजी से होता है, पदार्थों के अपूर्ण ऑक्सीकरण से एसिडोसिस अथवा कीटोसिस हो जाता है ना। अगला देख लेते हैं आंतरिक गतियों को आसान करना। तो अमाशय एवं आंत संबंधी नली में सेलुलोज और प्रोटीन पुनः सरण गति को बढ़ाते हैं। वे पर्याप्त पानी के अवशोषण द्वारा आंतरिक सामग्री में वृद्धि करते हैं। आगे देख लेते हैं, आगे हमारा क्या कह रहा है, प्रोटीन। चलिए प्रोटीन के बारे में जान लेते हैं। ये नाइट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थ है जिनमें अमीनो अम्ल पूरक का काम करते हैं। छोटी आंत के अंकुरों में प्रोटीन का अवशोषण अमीनो अम्ल के रूप में होता है। अमीनो अम्लों के में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अपनी रासायनिक रचना में पाए जाते हैं। कुछ अमीनों में जिंक, आयोडीन, सल्फर, तांबा तथा आयरन आदि अन्य तत्व भी शामिल हैं। ठीक है, अमीनो अम्लों को आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्लों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। देख लेते हैं कैसे, आगे देख लेते हैं। ये आवश्यक अमीनो अम्ल का देख लेते हैं कि आवश्यक अमीनो अम्ल ल्यूसीन, लाइसीन, वैलिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसीन आदि। ठीक है ना। अनावश्यक अमीनो अम्ल एलानाइन, सिस्टाइन, सिराइन, ग्लिसाइन आदि। आगे देख लेते हैं प्रोटीन के स्रोत। ठीक है, प्रोटीन के स्रोत क्या कह रहा है, सोर्स ऑफ प्रोटीन की मुख्यतः पशुओं से प्राप्त जैसे अंडे, दूध और दूध उत्पाद, मछली, सोयाबीन और फलीदार दालें प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, जैसे प्रोटीन के स्रोत देख लिया आप लोगों ने। प्रोटीन शरीर को मजबूत बनाने वाला तत्व है और इसके अभाव में सूखा रोग हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई तो आपको सूखा नामक बीमारी हो जाएगी। आगे देख लेते हैं मानव शरीर में प्रोटीन के कार्य, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, है ना। तो देख लेते हैं क्या क्या है। प्रोटीन पाचक रसों, इम्यूनोग्लोबुलिन, प्लाज्मा, प्रोटीन तथा हार्मोनों के संश्लेषण में सहायता करती है। दूसरा है प्रोटीन शरीर की वृद्धि और शरीर के ऊतकों की मरम्मत में सहायता करती है। तीसरा, प्रोटीन सेल प्रोटीनों के निर्माण और निरंतर प्रतिस्थापना के लिए सामग्री प्रदान करती है। अगला पॉइंट है प्रोटीन इंडोक्राइन ग्लैंड अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियों के पेशीय अंगों के एकमात्र मुख्य पदार्थ हैं। वे त्वचा, नाखूनों, बालों, ब्लड सेलों, सीरम तथा हड्डियों और दांतों के मैट्रिक्स के घटक भी हैं। अगला पॉइंट है प्रोटीन शरीर की नियमन कार्य प्रणाली यानी रेगुलेटरी मशीनेस हैं के लिए भी जरूरी है। जैसे वे हीमोग्लोबिन के निर्माण करते हैं जो ऊतकों में ऑक्सीजन में ले जाता है ना, ऊतकों में जो ऑक्सीजन ले। चलिए आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है हमारा वसा। ठीक है ना, अगला पॉइंट क्या है, वसा। तो चलिए वसा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। वसा शरीर में बसी ऊतकों एडिपोस टिश्यू के रूप में इकट्ठी हो जाती है तथा शरीर में महत्वपूर्ण काम करती है। वसा की रासायनिक रचना में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल हैं। खुराक में लिए गए वसा का पाचन छोटी आंतों के अंकुरों में होता है तथा लैक्टियल में इनका अवशोषण होकर परिसंचरण में जाते हैं। शारीरिक कोशिकाओं द्वारा आवश्यक वसा का प्रयोग कर लिया जाता है जबकि शेष जिगर और वसीय कोशिकाओं में इकट्ठा हो जाता है। शरीर में प्रोटीनों और कार्बोहाइड्रेट के विकास के बाद वसा ऊर्जा का साधन होते हैं। वसा को
मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है संतृप्त वसा, दूसरा है असंतृप्त वसा, यानी स्टेरेटेड और अनस्टेरेटेड फैट। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं वसा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वसा के मुख्य स्रोत हैं सोर्स ऑफ फैट, हाइड्रोजेनेटेड वसा, तेल, मक्खन, मीट, अंडे, दूध तथा दूध उत्पादन, गिरीदार फल, तेल बीज आदि। अगला मानव शरीर में वसा के कार्य। ठीक है, तो देख लेते हैं फंक्शन ऑफ फैट्स इन ह्यूमन बॉडी। वसा जिगर और गुर्दों जैसे अंगों को सहारा देती है। वसा शरीर में लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। वसा शरीर में रोधन प्रदान करती है। वसा शरीर में विशेष प्रकार के स्टेरॉयड और हार्मोनों के निर्माण में सहायता करती है। वसा उदर की सामग्री को खाली करने में देरी करके परिपूर्णता मूल्य को अपरिवर्तनशील रखती है। ठीक है, आगे यह वसा में घुलनशील विटामिनों के वहन में सहायता करती है। अगला पॉइंट है हमारा विटामिन डी। ठीक है ना, विटामिन डी जो है हड्डियों के विकास के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि धूप की रोशनी मिलनी चाहिए, धूप की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होता है। वही विटामिन डी कुछ टैबलेट्स के द्वारा, धूप की रोशनी के द्वारा और कुछ खान पान से मिलता है। तो देख लेते हैं विटामिन डी जो होता है हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिसे हम कैल्शियम कहते हैं। मनुष्यों में इसका संश्लेषण धूप द्वारा होता है। यह कैल्शियम और फॉस्फेट के अवशोषण को बढ़ाकर उनके उपापचय को नियमित करता है। शरीर में विटामिन डी की कमी होने से बच्चों का हड्डी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जबकि वयस्कों की हड्डी मुलायम हो जाती है। अगला है विटामिन ई। यह कुछ झिल्ली लिपिड्स की सुरक्षा में सहायता करता है, जो कि ऑक्सीकरणीय प्रतिक्रिया से नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि खाने के तेल के रूप में यह शरीर को रोज प्राप्त होता रहता है, इसलिए इसकी कमी से होने वाले रोग कम ही होते हैं। विटामिन ई प्रतिरक्षीकरण प्रतिक्रिया को भी बढ़ाता है। इसकी दैनिक जरूरत 8 से 10 मिलीग्राम ही होता है। इसका स्रोत जो होता है गेहूं का आटा, साबुत अनाज, दूध, गिरीदार फल, अंडे की जर्दी तथा मक्खन आदि होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा विटामिन के। यह रुधिर जमाव के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसका संश्लेषण बड़ी आंत में होता है। लवणों की सहायता से इसका अवशोषण छोटी आंत में होता है। इसके प्रमुख स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां, मछली, यकृत सब्जियां आदि हैं। रुधिर का थक्का बनने की प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है, जिससे रुधिर स्राव यानी हेमोरेज हो सकता है ना। अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा क्या है, पानी में घुलनशील विटामिन्स। ठीक है ना, तो पानी में घुलनशील विटामिन्स के बारे में देख लेते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यह पानी में घुलनशील विटामिनों का समूह है, जो विभिन्न पाचक रसों के काम में सहायता करती है। अगला पॉइंट है विटामिन B1, जो इसमें हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। विटामिन B1 में है थायमिन। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यह विटामिन जरूरी है। इसके अभाव में लैक्टिक अम्ल और पायरुविक अम्ल हो जाते हैं। थायमिन से भरपूर पदार्थों में अंडे की जर्दी, यकृत, मांस, गिरीदार फल तथा खमीर आदि शामिल हैं। इसके अभाव से बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग, जिससे पेशियों का क्षय होता है। फिर है विटामिन B12 यानी रिबोफ्लेविन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नोटिस करिएगा, ब्लड जो बनता है तो कहाँ से ज़्यादा मात्रा बनता है, तो आयरन जो है हीमोग्लोबिन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन के और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोनों के संश्लेषण के लिए जरूरी है। स्त्रियों और गर्भवती स्त्रियों में आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। आयरन कुछ प्रकार के सेम, आर्गन मीट, हरी पत्तेदार सब्जियां और ब्रेड आदि में पाया जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा फोलिक अम्ल समूह। ठीक है ना, तो हरी पत्तियां, जिगर, सोयाबीन, ईस्ट, गुर्दे, फलियां आदि के जीवाणु और कारिकी पर प्रभाव है। वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण, डीएनए का संश्लेषण, और कमी है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, कुंठित वृद्धि, है ना। अगला है हमारा विटामिन B12 साइनोकोबालएमिन, इस साइंटिफिक नेम है ना, और स्रोत है इसके मांस, मछली, जिगर, अंडा, दूध, आंत में जीवाणु, और इसके कार्यक्रिया पर प्रभाव है वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण, और
कार्यकी पर जो कमी है, परिनीसियस एनीमिया, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं विटामिन सी एस्कार्बिकम, तो मिलता है नींबू वंश के फल, टमाटर, सब्जियां, आलू, अन्य फल, ठीक है। और इसके कार्यकी पर प्रभाव है अंतरकोशिकीय सीमेंट, कोलेजन तंतुओं, हड्डियों के मैट्रिक्स, दांतों के डेंटिन का निर्माण। और कमी है स्कर्वी रोग होता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो आपको स्कर्वी रोग होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे लिखा है कि बेरी रोग पालिश किए हुए चावल खाने से होता है। ध्यान दीजिएगा, पालिश किए हुए चावल आप सेवन करेंगे तो आपको बेरी रोग से गुजरना पड़ेगा। चलिए हमारा अगला पॉइंट क्या बोल रहा है। अगला पॉइंट हमारा खनिज लवण है ना, मिनरल्स। तो मिनरल्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये भोजन के अकार्बनिक अवयव हैं जो शरीर के उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। यह शरीर के ऊतकों के निर्माण के लिए कच्चा पदार्थ हैं और एंजाइम तथा विटामिन के आवश्यक अंग हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमारा जो डिटेल है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं इसके 30 क्वेश्चंस इसी पोषक से 30 क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। अगर आपने मेरे पूरे पार्ट्स को अच्छे से रिवाइज़ किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से सुना और समझा होगा, तो आपको 30 क्वेश्चन करने में कठिनाई नहीं जाएगी। और ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो चलिए हम जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं विटामिन के स्रोत, कार्य एवं कमी के प्रभाव। देख लेते हैं 1 बाय 1 करके। जैसे हमारा पहला नाम है विटामिन ए यानी रेटिनॉल, ठीक है। तो ये है वसा में घुलनशील विटामिन। स्रोत है इसके कैरोटीन रंगाओं से, जिगर व आंतरिक स्लेमा की कोशिकाओं से संश्लेषित, दूध, मक्खन, अंडा, जिगर, मछली का तेल। कार्यकी पर प्रभाव क्या पड़ता है कि दृष्टि रंगाओं का संश्लेषण, एपिथीलियमी स्तरों की वृद्धि एवं विकास। कमी का प्रभाव क्या है, कार्निया व त्वचा की कोशिकाओं का सल्की भवन, रथौनी, कुंठित वृद्धि, जीरोफ्लैथीमिया, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला क्या कह रहा है हमारा। अगला है हमारा विटामिन डी कैल्सीफेराल, ठीक है ना। विटामिन डी का साइंस नेम क्या है, कैल्सीफेराल। मक्खन, जिगर, मछली का तेल, गुर्दों, अंडे, त्वचा और ईस्ट में सूर्य प्रकाश में संश्लेषण, ठीक है, स्रोत हैं इनके ये। और कार्यकी पर प्रभाव क्या है कि कैल्शियम व फास्फोरस का उपापचय हड्डियों और दांतों की वृद्धि करता है। और कमी क्या है, सूखा रोग, ऑस्टियोमैलेशिया। चलिए अगला हमारा क्या है, विटामिन ई। विटामिन ई का साइंस नेम है टोकोफेरॉल। जो स्रोत हैं इसके तेल, गेहूं, अंडों की जर्दी और सोयाबीन, ठीक है ना। इसमें कार्यकी में प्रभाव क्या है इसका, कोशिकांकला की सुरक्षा, जननिक एपिथेलियम की वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता। और कमी का प्रभाव क्या है, जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियां कमजोर। अगला है हमारा विटामिन के। विटामिन के है नफ्थोक्विनोन, इसका साइंस नेम है। हरी पत्तियाँ, अंडा, जिगर, ब्रह्माटर, गोभी, सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया से ये सब स्रोत हैं इसके। और कार्यकी पर प्रभाव क्या है, जिगर में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण। और कमी क्या है, चोट पर रुधिर का थक्का न जमने से अधिक रुधिर, अधिक ब्लड लॉस हो जाना, है ना। अगला है हमारा जलन में घुलनशील विटामिन। पहले क्या था हमारा, पहले था वसा में घुलनशील विटामिन, अब अगला क्या है हमारा, जल में घुलनशील विटामिन, है ना। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी परीक्षा में प्रभाव पड़ेगा, आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन, जैसे पहला है हमारा विटामिन B1 यानी थायमिन, हमने पढ़ा है अभी पीछे, है ना। अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध, ईस्ट, अंडे, मांस, ये सब क्या है, स्रोत हैं। इनसे क्या है, विटामिन B1 की स्रोत हैं ये सब। अगला है कार्यकी में प्रभाव जो होता है, तो कार्बोहाइड्रेट एवं अमीनो अम्ल उपापचय के लिए आवश्यक एंजाइमों का सह एंजाइम। और कमी क्या है, बेरी रोग होता है, राइट। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा विटामिन B2। विटामिन B2। विटामिन B2 जी का साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन। और स्रोत क्या है, पनीर, अंडे, ईस्ट, हरी पत्तियां, मांस, जिगर। और कार्यकी पर प्रभाव क्या है, उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइमों FAD तथा FMN का घटक। और कमी है किलोसिस। चलिए अगला देख लेते हैं निकोटिनिक अम्ल। स्रोत क्या है, ईस्ट, मांस, जिगर, मछली, अंडे, दूध, मटर, मेवा और फलियां। कार्यकी पर प्रभाव, उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइमों NAD तथा NADP का घटक। और कमी क्या है, मानसिक एवं त्वचा विकार, पेलाग्रा, है ना। अगला क्या है विटामिन B6। विटामिन B6
पायरिडॉक्सिन, साइंटिफिक नेम है इसका पायरिडॉक्सिन। तो इसके स्रोत क्या क्या हैं? दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, जिगर, मछली। और कार्यकी पर प्रभाव, प्रोटीन, उपापचय में आवश्यक एंजाइमों की सह एंजाइम। और कार्यकी में कमी, रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशी ऐंठन। अगला है पेंटोथाइनिक अम्ल, है ना। तो पेंटोथाइनिक अम्ल का स्रोत है अंडे, जिगर, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना। और अपचय के सह एंजाइम ए का घटक, ये कार्यकी पर प्रभाव है। और कार्यकी पर कमी है चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद, जनन क्षमता कम। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा विटामिन एच, जिसको का साइंटिफिक नेम है बायोटीन। तो मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल, ईस्ट, ये सब इनके स्रोत हैं और विटामिन एच के सब स्रोत हैं। और इसके कार्यकी पर जो प्रभाव है वो है वसी एवं अमीनो अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों के संश्लेषण में, अभिक्रिया में सह एंजाइम। और कमी है चर्म रोग, बालों का झड़ना। चलिए, जो हमने पोषक के बारे में डिटेल पढ़ा, उसके जो डिटेल के अंदर की जो क्वेश्चन आ सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, उसे हम कुछ प्रैक्टिस सेट के रूप में कर लेते हैं 1 बाय 1 करके। जैसे हमारा पहला सवाल है, पहला हमारा क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य स्तर से नीचे गिरना क्या कहलाता है? तो है थैलेसीमिया मेजर, ये सभी, एनीमिया। तो हमारा एक इसका आंसर होगा, हमारा आंसर होगा आंसर बी, एनीमिया, है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन है, नेत्र पलकों की सूजन कहलाती है। तो नेत्र पलकों की सूजन क्या कहलाती है? मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, ब्लेफेराइड्स, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ब्लेफेराइड्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वास्थ्य समस्याओं का वर्गीकृत किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन के साथ जाते हैं। पहला है पर्यावरण स्वच्छता के आधार पर, संक्रामक रोग के आधार पर, पोषण के आधार पर, उपरोक्त सभी के आधार पर। तो हमारा सही आंसर होगा उपरोक्त सभी के आधार पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा परिकल्पित सर्वोत्तम स्वास्थ्य का आयाम है ना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और ये सभी। तो सही उत्तर होगा हमारा ये सभी। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, पोलियो किसका संक्रमण है? पोलियो किसका संक्रमण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, श्वसन मार्ग का, आहार नाल का, केंद्रीय तंत्र का या फिर जनन तंत्र का। तो सही ऑप्शन होगा हमारा आहार नाल का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, है ना। तो सही उत्तर होगा हमारा विटामिन। चलिए, प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइबोफ्लेविन, पेटाजेनाथिकम, क्रिप्टोजेंथिन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा क्रिप्टोजेंथिन। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न से किस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व में से उन्मूलित घोषित किया है ना। तो 4 ऑप्शन देख लेते हैं, पोलियो, पॉक्स वायरस, ह्यूमन मंकी पॉक्स और चेचक। तो सही उत्तर होगा हमारा चेचक। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भोजन का कार्य है ऊतकों की क्रियाशीलता और नियंत्रण, ऊर्जा उपलब्ध कराना, शरीर का गठन और सुधार, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विटामिन B12 को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, विटामिन B12 को क्या कहते हैं? थायमीन, बायोटीन, फॉलिक अम्ल और साइनोकोबालेमाइन। ठीक है ना। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा साइनोकोबालेमाइन। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न 11 हमारा क्या कह रहा है? निम्न में से आयरन का भरपूर स्रोत है दूध, हरे पत्तेदार सब्जी, अंडे और सोयाबीन। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हरे पत्तेदार सब्जियां। प्रश्न 12, बच्चों को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो प्रश्न 12 है, 500 से 1000, 1000 से 1200 किलो कैलोरी, 2500 से 3500 किलो कैलोरी या फिर 1800 से 2000 किलो कैलोरी। तो सही ऑप्शन के साथ जाइएगा। सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1000 से 1200 किलो कैलोरी। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न 13 क्या कह रहा है कि भोजन में पाए जाने वाले सेलुलोज का क्या कार्य होता है? तो 4 ऑप्शन है, यह रुचांश के रूप में कब्ज को रोकता है, भोजन के पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है, यह भोजन के पाचन में सहायता करता है या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, भोजन के पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ावा देता है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है
कि निम्न में से प्रोटीन का क्या कार्य है। 4 ऑप्शन दिए गए, एंजाइम व हार्मोन का संश्लेषण, वृद्धि व विकास, शरीर के ऊतकों की मरम्मत व रखरखाव, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, है ना। प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है ना। तो 4 ऑप्शन दिए गए, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी। हमारा सही ऑप्शन होगा विटामिन ए यानी विटामिन सी। ऑप्शन नंबर है विटामिन सी, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। तो बेरी स्कर्वी, बिब्रोट्स या स्पॉट्स या ये सभी। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है बिटोट्स स्पॉट्स, है ना। चलिए 16 नंबर कंप्लीट हो गए। 17 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, के बारे में देख लेते हैं कि पानी का क्या चल रहा था। पानी के पुनः संचरण अवशोषण में सहायता करता है, ठीक ना। निर्जलीकरण से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम निकल के आ सकते हैं। पानी शरीर की आवश्यक प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए संतुलित भोजन का एक अंग है। चलिए अगला क्या है पॉइंट, मानव शरीर में पानी के कार्य, ठीक। तो फंक्शन ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी। तो इसमें देखिए क्या इस 8 तो 4 पॉइंट हैं, जैसे यह रुधिर और ऊतकों के द्रव का मुख्य भाग है, यह शरीर के एक भाग से दूसरे भागों में कई पदार्थों का वहन करता है ना, ठीक है। अगला, नमी युक्त आंतरिक पर्यावरण का प्रबंध करना, जिसकी सभी सजीव कोशिकाओं की जरूरत होती है। कोशिकाओं के अंदर और बाहर से होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं में पानी की महत्वपूर्ण भूमिका है। पसीना आने के समय शरीर के तापमान को नियमित करना। और इसका नोट देख लेते हैं, दस्त और अधिक उल्टी आने के बाद शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो ऐसे हालत गंभीर होने पर अल्प रक्तता तथा क्षार रक्तता हो सकता है ना। तो आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है भोजन का भंडारण, ठीक है। भोजन का भंडारण, तो भोजन को तैयार करने के बाद उसे उचित ढंग से रखना चाहिए ताकि वह खराब ना हो और उनकी पौष्टिकता बनी रहे। भोजन के उचित भंडारण में भोजन स्वच्छ रहता है तथा भोजन विषाक्तता से उसका बचाव होता है। जब पके हुए भोजन को लंबी अवधि के लिए अस्वच्छ हालतों में रखा जाता है तो उसमें हानिकारक विषजीव यानी टॉक्सिन पैदा होते हैं। घरेलू स्तर पर अधिकांश खाद्य वस्तुएं फ्रिज के ठंडे तापमान में रखी जाती है। प्रमुख खाद्य वस्तुओं को उचित ढंग से भंडारण करने की विभिन्न विधियां निम्नवत हैं, है ना। देख लेते हैं, दूध एवं दूध उत्पाद, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि दूध को निम्न ताप पर स्टोर करना चाहिए, लेकिन इसे थोड़ी देर बाद खपत कर लेना चाहिए। सूखे दूध को नमी से दूर एयर टाइट डिब्बों में रखना चाहिए। इसे तैयार करने की तिथि से 6 महीने के अंदर प्रयोग कर लेना चाहिए। दूध उत्पादकों को ठंडे, साफ और अच्छी प्रकार से ढके हुए स्थान पर रखना चाहिए। आइसक्रीम तथा अन्य जमे हुए खाद्य पदार्थों को फ्रीजर में रखना चाहिए। पनीर तथा मक्खन को भी फ्रिज में सुरक्षित रख सकते हैं। फल के बारे में देख लेते हैं, फल के बारे में क्या राय है। अधिकांश फलों को फ्रिज में रखा जा सकता है। छिलके वाले फलों को लंबी अवधि तक स्टोर नहीं करना चाहिए तथा स्ट्रॉबेरी, चेरी और अंगूर आदि फलों को स्टोर करने से पहले धो लेना चाहिए। फ्रोज़न फलों को 1 सप्ताह से अधिक फ्रीजर में नहीं रखना चाहिए, ठीक ना। डिब्बा बंद कमरे के तापमान पर रखे जा सकते हैं। यदि फलों के जूस में नमक अथवा अन्य मसाले मिले हुए हैं तो उन्हें तुरंत उपयोग में लाना चाहिए, है ना। चलिए 17 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि नियासिन की कमी से होने वाला रोग। तो नियासिन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। बेरी, स्कर्वी, पेलाग्रा या एनीमिया। तो नियासिन की कमी से होता है पेलाग्रा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली क्वेश्चन है ना, पेलाग्रा। अगला है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न 18 क्या कह रहा है, एक मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रुधिर के थक्का की समस्या के साथ आता है। वहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स किस कमी का संशय करती हैं। तो क्या किस कमी का संशय करती हैं दोस्तों, और विटामिन सी का, विटामिन ई का, विटामिन के का या विटामिन ए का। तो हमारा सही ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन के, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 19, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो स्कर्वी, बेरी, पेलाग्रा या परिनीसियस एनीमिया। तो सही ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों स्कर्वी, ठीक है ना। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग
किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा विटामिन डी, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, एक वयस्क को विटामिन सी की प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है? तो 20 से 30 ग्राम, 40 से 60 ग्राम, 8 से 10 ग्राम मिलीग्राम सॉरी, और 10 से 20 ग्राम, सब में मिलीग्राम ऐड कर लीजिएगा। 20 से 30 मिलीग्राम, 40 से 60 मिलीग्राम, 8 से 10 मिलीग्राम या 10 से 20 मिलीग्राम। तो सही उत्तर होगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 40 से 60 मिलीग्राम। चलिए प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं। भारत में पोषण की राष्ट्रीय संस्था NIN कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, मुंबई, गोवा या पुणे? तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए, है ना। तो 4 ऑप्शन है, पेट्रोथेनिक अम्ल, रेटिनॉल, थियामाइन, रिबोफ्लेविन। ध्यान दीजिएगा, जब मैं पढ़ा रही थी तो आप अगर ध्यान दिए होंगे तो इसका ऑप्शन आपको पता होगा। मैं सही ऑप्शन बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर बी, रेटिनॉल। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24। न्यूराइटिस किस विटामिन की कमी के कारण होता है? 4 ऑप्शन है, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन के। तो सही ऑप्शन के साथ चलते हैं दोस्तों, विटामिन सी, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, है ना। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 25 नंबर। निम्न में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? तो पेलाग्रा, अंधापन, गाइटर या फिर ये सभी। तो आपको देना, आपका सही आंसर होगा दोस्तों गाइटर। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है, जल में विलेय विटामिन है? तो 4 ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन बी। आप ध्यान दिए होंगे तो आपको इसका भी आंसर पता होगा। चलिए बता देते हैं, विटामिन डी, ऑप्शन डी यानी विटामिन बी सही आंसर है। प्रश्न नंबर 27, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग? फाइनोडर्मा, रतौंधी, जीरोफ्लैथेमिया या ये सभी? तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ये सभी, है ना। प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोइटर नियंत्रण प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया था? तो 4 ऑप्शन है, 1962, 1975, 1958, 1988। तो सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा 1962। प्रश्न नंबर 29, विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। स्कर्वी, एप्लास्टिक एनीमिया, परिनीसियस एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो विटामिन B12 की कमी से होता है परिनीसियस एनीमिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न 30 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है ना। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पायरुविक, थायमिन, क्रिप्टोजेंथिन, पेंटाथेनिक। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्टोजेंथिन। प्रश्न नंबर 31, गरीब व्यक्ति का मांस कहा जाता है? गेहूँ, दाल, अनाज या मक्का को? तो सही ऑप्शन के साथ चलते हैं दालों को। प्रश्न नंबर 32, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है? 2 किलो कैलोरी, 6 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी या 8 किलो कैलोरी? तो सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, 4 किलो कैलोरी। चलिए प्रश्न नंबर 33, जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी। आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। चलिए प्रश्न 34 देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट के चयापचय व स्नायु ऊतक की स्वस्थता के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन बी। सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा विटामिन बी यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में, भोजन के पाचन में, भोजन के उत्सर्जन में या भोजन के अवशोषण में? तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 36 है। प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा, राष्ट्रीय आयोडीन की कमी के विकारों का नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। प्रश्न नंबर 37, भोजन में प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वाशियोरकोर, मेरेसम, सिलिकेट्स या ये सभी? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, क्वाशियोरकोर, है ना। प्रश्न नंबर 38 क्या कह रहा है, ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत क्या है? विटामिन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो सही ऑप्शन के साथ चलेंगे ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रश्न नंबर 39, प्रोटीन अन्य आहार घटकों से भिन्न है?
तो देख लेते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ उपस्थित होता है। यह अन्य भोज्य पदार्थों में के पाचन में सहायक है। यह सबसे जल्दी अपचित होता है। यह सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है ना। तो प्रश्न नंबर 39 का सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। इसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ उपस्थित होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 40, निम्न में से ऊर्जा नहीं प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन एंड विटामिन्स। तो सही ऑप्शन के साथ चलेंगे। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 41, भारतीय भोजन में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा? तो होता है कार्बोहाइड्रेट, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 42 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 42 हमारा क्या कह रहा है? निम्न में से वह विटामिन जो एमनियोटिक फ्लूइड में उपस्थित होता है। 4 ऑप्शन है, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, है ना। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा विटामिन ई यानी ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 43, निम्न में से कौन सा विटामिन DNA संश्लेषण में सहायक होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए। तो सही ऑप्शन के साथ चलेंगे दोस्तों। सही ऑप्शन है विटामिन ए, है ना। सही ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। प्रश्न नंबर 44, निम्न में से कौन सा विटामिन बैक्टीरिया द्वारा आंत्र में स्रावित होता है? 4 ऑप्शन है, B1, D, K, C, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है यानी B1। प्रश्न 45, वयस्क में ऑस्टियोमैलेशिया किसकी कमी से होता है दोस्तों? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। सही ऑप्शन के साथ जाएंगे विटामिन डी यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, किसकी अनुपस्थिति में अस्थियां में Ca की कमी होती है? तो विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी। सही ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन डी। तो चलिए हमारे पोषक के पूरे 46 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही अगले यूनिट में आएंगे, तब तक के लिए अपना प्यार इसी तरह देते रहिए और गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है कि विटामिन B2, है ना। तो रिबोफ्लेविन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के उपापचय में सहायता करता है, विशेषकर आँखों और त्वचा में। इसकी कमी से धुंधला दिखाई देना, कार्नियल अल्सरेशन, शुष्क और फटी हुई त्वचा, मुख पाक, आंतरिक श्लेष्मा में घाव आदि हो सकते हैं। इसके स्रोत खमीर, हरी सब्जियां, दूध, यकृत तथा अंडे आते हैं। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे कि जैसे ये आँखों में धुंधलापन दिखाई देने लगता है, ठीक ना। हमारा जो शरीर है सूखा सूखा दिखने लगता है और बाकी चीज़ें जो हमें डिहाइड्रेशन जैसा महसूस होता है, तो ये विटामिन B2 की कमी से होता है। हमें ऐसी कमी महसूस न होने पाए इसलिए हमें क्या खाना चाहिए? खमीर, हरी सब्जियाँ, दूध, यकृत तथा अंडे वगैरह खाना चाहिए, है ना। आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है? फोलिक एसिड, यह विटामिन DNA संश्लेषण और कोशिका विभाजन के लिए जरूरी है। इसका संश्लेषण बैक्टीरिया द्वारा बड़ी आंत में किया जाता है। फोलिक अम्ल की कमी से कोशिकाओं का विभाजन तेजी से होने लगता है। अगला है नियासिन वसा के उपापचय के समय नियासिन कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को रोकता है ना, जिससे वसा के विघटन में सहायता मिलती है। नियासिन पनीर, खमीर, साबुत अनाजों, मछली, गिरीदार फलों और अंडों में पाया जाता है। इसकी कमी से भूख ना लगना, उबकाई, निगलने में कठिनाई, त्वचा का लाल होना और मानसिक विकार संभव है। आपकी बॉडी में अगर कभी भी आपकी बॉडी लाल लाल दिखने लगे, या आपको भूख नहीं लग रही है, आपको उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, या आपको जैसे कोई चीज़ खाते हो ना तो निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सब किसकी कमी से हो रहा है? नियासिन की कमी से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा खनिज लवण, ठीक है ना। खनिज लवण यानी मिनरल्स साल्ट्स, ये अकार्बनिक पदार्थ बहुत थोड़ी मात्रा में शरीर की आवश्यक प्रणालियों के लिए जरूरी हैं। कुछ आवश्यक खनिज लवण निम्नवत हैं, तो देख लेते हैं। जैसे पहला है हमारा सोडियम शरीर की कई आवश्यक क्रियाओं के लिए जरूरी है। यह तंत्रिका संवेदों के प्रसारण, पेशियों के संकुचन तथा शरीर में इलेक्ट्रोलाइट स्थिरता को बनाए रखने में सहायता करती है ना। यह लवण अर्थात सोडियम क्लोराइड के रूप में खुराक में मिलता है। आगे ये कुछ पदार्थों जैसे मछली, मीट, अंडों, टेबल साल्ट तथा मौसमी भोजनों में पाया जाता है। एक मनुष्य को इसकी 5 से 20 ग्राम दैनिक जरूरत की में मात्रा की आवश्यकता होती है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आपको मतलब एक दिन में कम से कम सोडियम कितनी बॉडी में जानी चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए 5 से 20 ग्राम, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा पोटेशियम,
चलिए पोटेशियम का क्या यूज़ है हमारी बॉडी में देख लेते हैं कि यह कोशिकाओं के अंदर पाया जाने वाला कैटन है, ठीक है, और कोशिकाओं की विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं करता है। यह तंत्रिका संवेदों के परिवहन, इलेक्ट्रोलाइट स्थिरता को कायम रखने और पेशियों के संकुचन में सहायता करता है। एक मनुष्य को दैनिक जरूरत में इसकी 3.5 ग्राम मात्रा की आवश्यकता होती है। तो आपके बॉडी में एक दिन में कम से कम पोटेशियम कितना होना चाहिए, जाना चाहिए बॉडी में? तो आपका आंसर होना चाहिए 3.5 ग्राम। देखिए क्या होता है ना, आप आंसरों को ध्यान से किया करिए। ये रहा पोटेशियम और ये रहा उसकी मात्रा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा फॉस्फेट। क्या है अगला हमारा? फॉस्फेट। फॉस्फेट की क्या यूज़ है हमारे बॉडी में, चलिए देख लेते हैं। फॉस्फेट कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों के में इनेमल का निर्माण करता है। फॉस्फेट के स्रोत लिवर, जई का आटा तथा पनीर आदि में है, ठीक है ना। फॉस्फेट एडेनोसाइन 3 फॉस्फेट का महत्वपूर्ण घटक है जो कि शरीर कोशिकाओं में एनर्जी स्टोर करता है। तो फॉस्फेट का काम है हमारी बॉडी में एनर्जी देना, ठीक है। तो ये हमारा जई का आटा, पनीर, ये सब चीज़ें खाने से होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या कह रहा है? आगे हमारा कह रहा है कैल्शियम। चलिए कैल्शियम क्या हमारी बॉडी में क्या यूज़ है? क्या यूज़ है हमारी बॉडी का कैल्शियम में? तो चलिए देख लेते हैं। आगे क्या है कि कैल्शियम हड्डी और दांतों के इनेमल का महत्वपूर्ण तत्व है। यह पेशियों के संकुचन और रुधिर के जमाव के लिए भी जरूरी है। कैल्शियम दूध, अंडे, पनीर, हरी सब्जियों आदि से प्राप्त होता है। आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम कैसे कहाँ कहाँ से मिल सकता है हमें। तो आपको दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियों आदि से क्या मिलता है दोस्तों? कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम बच्चों और गर्भवती स्त्रियों के लिए बहुत ज़रूरी है। नोटिस करिएगा, नोट डाउन करिएगा कि कैल्शियम ज़्यादा ज़रूरी किसके लिए है? तो बच्चों और गर्भवती स्त्रियों के लिए। यह संतुलित भोजन में मिल सकता है। कैल्शियम शरीर में विटामिन डी के संश्लेषण में सहायता करता है। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा आयोडीन, ठीक है ना। आयोडीन, आयोडीन का क्या यूज़ है हमारी बॉडी में? तो चलिए देख लेते हैं। आयोडीन थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए ज़रूरी है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से यह मेटाबॉलिक रेट को कायम रखने में सहायता करता है। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिसे गलकंड कहते हैं। थायराइड ग्रंथि बढ़ जाने से जो शरीर में एक विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? गलगंड कहते हैं, ठीक है ना। मानव शरीर में इसकी पूर्ति आयोडीन युक्त नमक, मछली और कुछ सब्जियों से प्राप्त की जा सकती है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? आयरन। आयरन का क्या यूज़ है हमारी बॉडी में? चलिए देख लेते हैं। तो आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नोटिस करिएगा ब्लड जो, चलिए आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। खनिज पदार्थ, मुख्य स्रोत और कार्य। अभी हमने जो पहले पढ़ा था वो वसा और जल के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। तो आगे देख लेते हैं। जैसे पहला है आयोडीन। पहला क्या है हमारा? आयोडीन। तो समुद्र से प्राप्त होने वाली खाद्य वस्तुएं जल एवं आयोडीन युक्त नमक, है ना। और इसके कारण है थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण हेतु। अगला है फास्फोरस। फास्फोरस जो है मुख्य स्रोत है दूध, मांस, सब्जियां तथा अनाज। और अगला इसका कार्य है अस्थियों व दांतों तथा जीव द्रव्य के निर्माण हेतु। सल्फर, अगला है हमारा सल्फर। तो सल्फर है मांस, दूध, अंडा, मक्खन व दही से, और इसके कार्य है प्रोटीन संश्लेषण और कोएंजाइम के रूप में। अगला है पोटेशियम क्लोरीन। तो स्रोत है सब्जियां, पोटेशियम का है सब्जियां और पाचन, जल संतुलन एवं मुख्य ऋणात्मक आयन के रूप में। और क्लोरीन का है सब्जियां और नमक दोनों, वृद्धि तथा रुधिर एवं कोशिकीय गतिविधियों हेतु, ये इनके कार्य हैं, ठीक है ना। अगला खनिज पदार्थ है हमारा जस्ता। मुख्य स्रोत है यकृत, मछली एवं अन्य भोज्य पदार्थ, और कार्य है इंसुलिन कार्यकी के लिए। अगला हमारा खनिज पदार्थ है तांबा। मुख्य स्रोत है मांस, मछली, यकृत एवं अनाज, और कार्य है हीमोग्लोबिन तथा अस्थियों के निर्माण एवं इलेक्ट्रॉन संवाहक के रूप में। अगला है हमारा खनिज पदार्थ कोबाल्ट। कोबाल्ट का मुख्य स्रोत है मांस, मछली तथा जल, और इसके कार्य हैं RBCS तथा विटामिन B12 के संश्लेषण हेतु, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा सोडियम। सोडियम हरी सब्जियां तथा नमक, और इसके कार्य हैं रुधिर एवं शरीर के अन्य ऊतकों के निर्माण हेतु। अगला है मैग्नीशियम यौगिक, जो सब्जियों से मिलता है, और इसके कार्य हैं पेशी तंत्र एवं तंत्रिका की क्रिया हेतु। अगला हमारा खनिज पदार्थ है लौह।
जो मिलता है हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, यकृत, सलाद, किशमिश इत्यादि से, और इसके जो कार्य हैं लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण हेतु। अगला है हमारा कैल्शियम, जो मिलता है दूध, सब्जी, मांस तथा अनाज से, और इसके कार्य हैं अस्थि व दांतों के निर्माण, रुधिर का थक्का बनने एवं हृदय व तंत्रिका तंत्र के विभिन्न कार्य हेतु। चलिए आगे देख लेते हैं संतुलित भोजन। तो संतुलित भोजन के बारे में देख लेते हैं। वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में सम्मिलित होते हैं संतुलित भोजन कहलाते हैं, है ना। तो वह तत्व जिस सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में सम्मिलित होते हैं उसे संतुलित भोजन कहते हैं। ठीक है। इसका निर्धारण प्रत्येक व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य और कार्य के अनुरूप होता है। पोषक तत्व के 6 स्रोत एक ही दृष्टि में देख लेते हैं। पहले पोषक पदार्थ देखेंगे, फिर स्रोत देखेंगे। पहले देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, जो स्रोत हैं चीनी, शहद, दूध, अनाज, आलू आदि, वसा, घी, तेल, दूध, मांस आदि, और प्रोटीन, अंडा, पनीर, दूध, दाल, मछली आदि, विटामिन, मांस, मछली, दूध, गाजर, हरी सब्जी आदि, खनिज लवण, मांस, दूध, अनाज, हरी सब्जी आदि, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं कुपोषण। ठीक है ना, कुपोषण को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो कुपोषण यानी इंग्लिश वर्ड है मालन्यूट्रिशंस। तो ठीक है, देख लेते हैं। भोजन की आवश्यक मात्रा तथा आवश्यक तत्वों का समावेश न होना कुपोषण की स्थिति पैदा करता है। सामान्यतः कुपोषण की स्थिति प्रोटीन की कमी के कारण परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। जिस प्रोटीन नहीं है बॉडी में तो कुपोषण दिखने लगता है व्यक्ति, जिसके कारण शरीर की वृद्धि एवं विकास में बाधा उत्पन्न होता है। अगला है हमारा अपोषण, अंडर न्यूट्रिशन। इसका आशय भोजन में आवश्यक तत्वों का सर्वथा अभाव होना है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा पोषण की अधिकता में परिणाम, पोषण की अधिकता के परिणाम, रिजल्ट्स ऑफ प्लेथोरा ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें पढ़ लेते हैं क्या है इसका पॉइंट। संतृप्त वसा की अधिकता में रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जो रुधिर वाहिनियों की दीवार पर जम जाती है। फलतः रुधिर की गति कम हो जाती है एवं रुधिर दाब बढ़ जाता है एवं हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं ना। पोषण की अधिकता के परिणाम, अधिक कैलोरी वाले भोजन जैसे घी, शक्कर आदि के सेवन से मोटापा तथा डायबिटीज की समस्या आती है। और संतृप्त वसा की अधिकता में रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जो रुधिर वाहिनियों की दीवार पर थम जाती है। फलतः रुधिर की गति। तो ये थे हमारे पूरे डिटेल पोषक के। और चलिए अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सब्जी के बारे में क्या बोला जा रहा है ना। तो सब्जी का क्या यूज़ है हमारी जीवन में, हमारी बॉडी में, हमारे दिनचर्या में, है ना। तो देख लेते हैं। सब्जियों को अधिक ठंडे तापमान पर स्टोर किया जाता है। सब्जियों को खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वे ताज़ी और दाग धब्बों से दूर हों। इन्हें स्टोर करने से पहले छाँट लेना चाहिए, जैसे साफ़ और ताज़ी सब्जियाँ, बासी सब्जियाँ, नरम और सड़ी गली सब्जियाँ, इन सबको अलग कर लेना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों को धोना नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें स्टोर करने से पहले साफ़ कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है मांस और मछली, मीट एंड फिश। यदि बंद और नम वातावरण में सूक्ष्म जीवाणु पैदा हो जाएं तो मांस और मछली आदि खराब हो जाते हैं। इसलिए इन्हें फ्रिज में रखकर ढककर नहीं रखना चाहिए। पके हुए मांसाहारी भोजन को तुरंत खा लेना चाहिए। स्मोकिंग मांस को स्टोर करने का सबसे अच्छा ढंग है, क्योंकि इसमें प्रतिरक्षक के रूप में होता है। स्मोक्ड मांस को लपेट कर स्टोर किया जा सकता है। साथ ही कच्चे मांस और मछली की नमी रोधक कागज में लपेटकर फ्रीजर में आप रख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है भोजन का प्रतिरक्षण, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। भोजन को नष्ट होने से बचाने के व्यवहारिक नियंत्रण के लिए लागू किए जाने वाले वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग सिद्धांतों के विज्ञान को भोजन प्रतिरक्षण कहते हैं। भोजन के प्रतिरक्षण की विभिन्न विधियां निम्नवत हैं। जैसे पहला है रासायनिक प्रतिरक्षण, जैविक प्रतिरक्षण और भौतिक प्रतिरक्षण। तो चलिए इनको 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा पहला है रासायनिक प्रतिरक्षण। रासायनिक प्रतिरक्षण यानी केमिकल प्रिजर्वेशन। इस विधि में सूक्ष्म जीवाणुओं के विकास को रोकने के लिए रासायनिक पदार्थ मिला दिए जाते हैं, जैसे नमक मिलाना, अचार डालना, स्मोक आदि। यदि इन रसायनों को अधिक मात्रा में मिला दिया जाए तो इससे रासायनिक बिगाड़ हो सकता है। इससे क्या हो सकता है, रासायनिक बिगाड़ हो सकता है ना। इससे संरक्षित की गई वस्तु का रंग, स्वरूप तथा गंध आदि बदल जाता है। इस विधि से अचार, सूखी सब्जियां, मुरब्बे तथा नमक लगी हुई सूखी मछली आदि का संरक्षण किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा जैविक प्रतिरक्षण। ठीक है, जैविक प्रतिरक्षण।
बायोलॉजिकल प्रिजर्वेशन। इस विधि में एंजाइमेटिक एक्शन, अल्कोहलिक एक्शन, एसिडिक खमीकरण द्वारा किया जाता है। सूक्ष्म जीवों को भोजन के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा स्टोर किए गए खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता और तथा स्वाद बढ़ता है और इन्हें देर तक संरक्षित रखा जा सकता है। ब्रेड, वाइन, चाय, कॉफ़ी तथा अल्कोहलिक ड्रिंक्स आदि इस विधि से तैयार और सुरक्षित रखी जाती है। ठीक है।